वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और दावा। मौलाना फजल रहमान की ऑपोजिशन लीडर बनने की लगातार कोशिश। वजीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। गद्दार वतन की अपने हक में सफाइयां। जंगी जनून की हर हद पार हो गई। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा। टॉकीज लाइव की डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है, पंजाब वालों खुश होना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर पूरे पंजाब में अब किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जे का मुकदमा नस्ल दर नस्ल नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। और इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। यह फैसला अपनी नौयत का अहम और मजबूत कदम है। अगर इस पर अमल वाकई इसी रफ्तार से हुआ तो पंजाब के आम आदमी के लिए यह इंसाफ का एक नया दौर होगा। हमारा यह कमेंट शायद वजीर आला को पसंद ना आए, लेकिन हम ये बात जरूर करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि पिछले इंतखाबात में जो लोग ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं, जहां खुद मौजूदा हुकूमत पर हर हलके में नाजायज कब्जे के इल्जामात लगे, उन केसेस का क्या बना। हम ये नहीं कह रहे कि वो मुकदमे सच हैं, बस इतना कह रहे हैं कि उनकी भी छानबीन होने दें। वैसे भी उन दरख्वास्तों को तो कई 90 दिन गुजर चुके हैं। असल काम यही है, पहले वहां कार्रवाई करें, तब अवाम खुश होंगे और यकसुई के साथ आपकी हुक्मरानी को दिल से तस्लीम करेंगे। वरना अवाम इसी गुमगू की कैफियत में रहेगी कि हुकूमत वाकई इंसाफ चाहती है या सिर्फ इंसाफ के नारे मारकर अंदर खाते नाइंसाफी की रिवायात को ही फरोग देती रहेगी। पीटीएम के बानी मौलाना फजल रहमान की हुकूमत के खिलाफ गरज चमक मुसलसल जारी है। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हमें धमकी देते हैं 4th शेड्यूल में डाल देंगे, भाड़ में जाए 4th शेड्यूल। साथ ही कहा, मदारस के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बन चुका है और हम उलमाए कराम को 25,000 रुपए देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आकर हमें कहते हैं, हजरत मुझे तो 4th शेड्यूल में डाल दिया कि जाए भाड़ में हजरत मुझे तो 4th शेड्यूल में डाल दिया कि जाए भाड़ में। मौलाना साहब, माजरत के साथ आपकी तकरीर का जोश तो ऐसा होता है जैसे अभी हुकूमत गिरने वाली है, मगर चंद दिन बाद आप खुद मुफाहमत के जाल में फंस जाते हैं। अवाम की उम्मीदें ठंडी पड़ जाती हैं और आप उसी तनख्वाह पर दोबारा काम करने लग जाते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा तुंदही से। दरख्वास्त बस इतनी है, जो बोले उस पर डटे भी रहे, ताकि अवाम और हुकूमत दोनों आपकी बातों को संजीदगी से लें और आपकी सियासी नेगोशिएशंस की ताकत बरकरार रहे। वरना हुकूमत को भी मालूम है कि वो आपको मना लेगी और आप भी कुछ लो कुछ दो के फलसफे पर अमल करते हुए इस मामले को भूल जाएंगे। अपनी कुछ और टर्म्स, कुछ और शराइत को मनवाकर इस मसले को भी हमेशा की तरह गोल ही कर जाएंगे। मसलन हो सकता है कुछ दिनों में आप हमें कहते नजर आए कि 27वीं तरमीम को इसलिए मान रहे हैं कि 27वीं तो होती ही बहुत बाबरकत है। इख्तियार वली का बड़ा दावा, सोहेल अफरीदी ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब हैं सोहेल अफरीदी साहब, वो उसमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस पर हम पहुंच चुके हैं और तमाम दोस्त यहाँ पर पहुंचे। ये हम यहाँ पर है, ये कोर कमांडर हाउस के नजदीक ही है। इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोहेल अफरीदी की एक वीडियो भी दिखाई, जिसमें वो मुबैना तौर पर कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या वाकई सोहेल अफरीदी 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे या ये वीडियो किसी और जगह की है? ये फैसला बहरहाल हमें लगता है अदालत में ही होगा और अब सारी सियासत इसी पिच पर ही खेली जाएगी और ये मैच हमें नहीं लगता टेस्ट मैच होगा। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि अगर T20 नहीं तो कम से कम वनडे की तरह ये मैच जल्दी खत्म करे और अपने हक में खत्म करे। गद्दार वतन एजाज मल्लाह पकड़ा गया।
भारतीय एजेंसीज ने एजाज मल्लाह को कैसे ट्रैप किया, सुनिए इस एतराफी बयान में। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। इस पर अता तारड़ और दलाल चौधरी ने बात करते हुए कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। एजाज मल्लाह इतराफी बयान में अपनी सफाई ऐसे दे रहा है जैसे वो कोई छोटा बच्चा था जिसे डरा धमकाकर भारत ने इस्तेमाल कर लिया। असल में उसे भारत के खुफिया अज़ाइम में साथ देने के बजाय पाकिस्तानी फोर्सेस को इत्तला देनी चाहिए थी। किसी भी पाकिस्तानी को गद्दारी करने से पहले ये 1000 बार सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के पास दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। भारत तो क्या, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी तो नाजरीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बिलाखिर भारत और अमेरिका के दरमियान एक 10 साला दिफाई मुआहदा करार पाया। और बहुत पहले मैं ये बात कह चुका था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इंडिया के ऊपर तानो-तशी कर रहे थे, तंज के तीर चला रहे थे, जहाज गिराए जाने की बातें कर रहे थे मई में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और जिस तरह से टैरिफ लगाने की बातें हो रही थी और इंडिया को लताड़ा जा रहा था, ये मेरी नज़र में, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये आर्म ट्विस्टिंग के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। और इसके मतमा नज़र को बहुत बड़ी ट्रेड डील, कोई और किसी किस्म की डील या उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए उनका बाजू मरोड़े जाने की एफर्ट्स के अलावा और कुछ नहीं था। आज वो मुआहदा साइन पा गया इंतहाई खामोशी से, और उसके बाद उसे अनाउंस कर दिया गया। भारत और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में 10 साल ताउन करने जा रहे हैं। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी शामिल है, इसके अंदर दिफाई साजो सामान भी शामिल है, इसके अंदर इलाकाई और जोग्राफियाई जो सिचुएशंस डेवलप होती हैं उन पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन शामिल है, इसके अंदर ट्रेड भी शामिल है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस किस्म की जुबान पहले इस्तेमाल की थी, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैंने जंग रुकवाई इंडिया और पाकिस्तान की, वरना बड़ा मसला हो जाता। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोनों मुल्कों पर यानी इंडिया और पाकिस्तान पर 250% टैरिफ लगाने की सोच रहा हूँ। जी हाँ, 250%। जो उनके अल्फाज थे वो ये थे कि क्यों लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ नाइस वे टू से दैट वी डोंट वांट टू डू बिजनेस विद यू, यानी कि ये एक कहने का एक अच्छा शुस्ता तरीका है कि हम आपके साथ तिजारत करना ही नहीं चाह रहे। 250% टैरिफ के बाद ज़ाहिर है कि तिजारत नहीं होगी। तो मैंने पहले भी एक गुफ्तगू में, एक तज्ज़िये में अर्ज़ किया था कि ये मुझे आर्म ट्विस्टिंग के अलावा कोई बात नहीं लगती। उसके अलावा जब ये बातें पसे पर्दा चल रही होंगी तो फिर जब नज़र आ रहा था कि ये ट्रेड डील होने जा रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपनी टोन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू की। और ये जो एपेक की, जो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की जो तंजीम है, उसका भी कुछ ही दिन, मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन पहले जो इजलास हुआ साउथ कोरिया में, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी साहब की तारीफें शुरू कर दी और कहा जी कि ये तो बड़ा, ही इज़ द नाइसेस्ट लुकिंग मैन ऑल्दो बट ही इज़ अ किलर एंड ही इज़ अ वेरी टफ गाय, यानी टफ नेगोशिएटर है। ये वो तारीफें की। ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का पुराना तरीका है, स्टिक एंड कैरेट। जी हाँ, स्टिक एंड कैरेट, ये इंग्लिश का एक मुहावरा है। इसके मुताबिक अपनी बात मनवाने के लिए कभी नरम कभी गर्म बात करनी पड़ती है। वो जो ठंडी और गर्म फूंके मारने वाला बैक वक्त हमारे यहाँ मुहावरा है, वो ये इसी की ट्रांसलेशन है। ये मुआहदा ज़रूरी क्यों है, इसके ऊपर ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि हमें पाकिस्तान के मफाद से गर्ज है। पाकिस्तान इस मुआहदे को कैसे देखेगा आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन जो इसमें एक इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात है वो मुझे खटकती है। बाकी वो दिफाई मुआहदे करते रहे, ट्रेड के एग्रीमेंट साइन करते रहे, टैरिफ कम या ज़्यादा करने की बातें करते रहे, पाकिस्तान के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर मुझे समझ में आती है कि ये मामला किसी हद तक ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला मामला सीरियस इसलिए है कि मई में जो पाकिस्तान और भारत की झड़प हुई, जिसमें फिजाई झड़प बहुत अहम है, जिसमें भारत के लेटेस्ट राफेल तैयारे गिराए गए और शायद कुछ और भी, वो चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी और जिस इक्विपमेंट्स को, जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को
دور تک انڈیا کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ دی تھی مار گرانے کے لیے، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر ہی ممکن ہو سکا تھا. اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ اب اگر امریکہ بھارت کے ساتھ کرنے جا رہا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس سیٹلائٹس کے تھرو اور ویسے بھی گراؤنڈ پر جو پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثے ہیں، اور پاکستان جس طرح سے اپنی آرمی کو، ملٹری کو، ڈیفنس فورسز کو، اکوپمنٹس کو، میکانزم کو ڈپلوائے کرتا ہے، وہ بھارت کے ساتھ اگر یہ انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب اس وقت بھارت سرحدوں پر ترشول اور اس قسم کی نامی مشقیں بھی کر رہا ہے. اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو ابھی تک شیئر نہیں ہوئی زیادہ پلیٹ فارمز پر، وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں ہی 31 اکتوبر سن 2025 کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ابھی سے کچھ گھنٹہ پہلے بھارتی بحریہ، ان کی نیوی کی کچھ پراسرار ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں کراچی کے سائٹ پر سمندر میں. ظاہر ہے وہ پاکستان ٹیریٹری میں تو انٹر نہیں ہوئے، لیکن ان کے جو موشنز اور موومنٹس ہیں اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اٹیکنگ پوزیشن میں آنے کی مشقیں کر رہے ہیں. صرف اتنا کہوں گا، پاکستان کو اسے بہت قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ معاہدہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ٹریڈ میں ہے یا کسی اور قسم میں ہے تو پاکستان کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملوں میں، اور اس وقت بھی جب بھارت پاکستان پر کے بارڈرز کے پاس اپنے بہت سارے کاماکازی ڈرونز بھی اکٹھے کر چکا ہے، اسلحے کی اور بھاری گولہ بارود کی نقل و حمل کی بھی اطلاعات ہیں، مشقیں بھی ہو رہی ہیں. اور اب عریبین سی میں کچھ بحری مشقوں کی بھی رپورٹس ملی ہیں جو ابھی انکنفرمڈ ہیں، ان کو کنفرم کرنے کے بعد ہم ان سے پھر بھی بات کر لیں گے دوبارہ. تو یہ معاملہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت بہتر نہیں ہے، اور اسی لیے میں انتہائی پرزور طریقے سے حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ازراہ کرم جو تیسرا دور ہونے جا رہا ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ استنبول میں ہی غالباً 6 نومبر کو جنگ بندی کو مستقل کرنے کے لیے اور معاملات حل کرنے کے لیے، اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز پر بیک وقت کسی بھی مہم جوئی کا کسی بھی طرح متحمل نہیں ہو سکتا. بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، اور یہ تیسری نشست جو مذاکرات کی ہونے جا رہی ہے یہ حتمی اور آخری نشست ہو، اور اس میں کسی نہ کسی ایک ایکسیپٹیبل، آنریبل، ریزنیبل کمپرومائز پر پہنچنے کی کوشش کی جائے. اور اگر معاملات کسی کمپرومائز کی طرف نہیں آ رہے تو کم از کم اتنے عرصے تک کے لیے کمپلیٹ سیز فائر پر اتفاق کر لیا جائے جب تک معاملات دوسرے بارڈرز پر سیٹل نہیں ہو جاتے. جو بھارت اور امریکہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ جاتی. پاکستان کے کنسرنز اگر اس سے کچھ ریز ہوتے ہیں تو ان کنسرنز کو امریکہ کی جانب سے سیٹسفائی نہیں کیا جاتا کہ یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ کے مفادات پر اسٹریٹجک ہوں، جغرافیائی ہوں، اکنامک ہوں یا کوئی اور مفادات ہوں، پاکستان کے مفاد پر اس پر ضرب آئے گی کہ اس معاہدے سے. جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں کیا جاتا انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات حل کرنے چاہیے، یا ایٹ لیسٹ شوڈ بی آن دی آئس، انہیں فریز کر دینا چاہیے اس وقت تک کے لیے جب تک آپ کا مشرقی بارڈر اس کی صورتحال کلیئر نہیں ہو جاتی. حالات اتنے بہتر نہیں ہیں لیکن اللہ بہتری کرنے والا ہے. امید ہے کہ ہمارے حکمران بھی دانشمندی سے کام لیں گے اور کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا پسند نہیں کریں گے جہاں پہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کا نقصان ہو. ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.